नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट के लिए अब सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय रह नहीं गया है और आपको जैसा कि पता है कि इसका पहला पार्ट आपको मिल गया होगा। सीटेट टॉप 30 PYQs मैंने बोला था कराऊंगा मैं, तो उस जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे और मैंने बोला था कि 10-10 क्वेश्चन को हम लोग पर डे करेंगे, यानी 3 दिनों में 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक बार मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं जब डिस्कशन करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और 30 क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है आपके जो है आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, आपका जो है जांच होगी कि जो है आप लोग कितना बेहतर ढंग से आप लोग ने कॉन्सेप्ट को समझा है और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर ये क्वेश्चन PYQ है, यानी कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है अवैन नहीं उठा करके मैंने दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो आपको जो है ध्यान से बनाना है ताकि अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो, यानी कि जो है आप पेपर भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं आज जो मैं 10 कराऊंगा उसमें से आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है, जितने भी सही करोगे उसके लास्ट में जो है आप ज़रूर जो है अपना बताना कि इतना मैंने 10 में से इतना सही किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक का हम लोगों ने कर लिया था 10 क्वेश्चन तक, अब उसके आगे का हम लोग करेंगे 11 क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। यानी इंग्लिश में पढ़ लेंगे आप सब कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन अगर आपको कोई हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पेपर होते हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई वर्ड आपको फंस रहा है, उसका समझ नहीं आ रहा कि अर्थ क्या होगा, तो उसको आप लोग हिंदी में देख लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, कोई अगर हिंदी में और इंग्लिश में अगर समस्या हो रही है क्वेश्चन के ट्रांसलेशन को लेकर के, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मान्य होता है। यानी कि अगर अपने इंग्लिश के अनुसार सही किया है तो वही मान्य होगा, सीटेट हिंदी को नहीं मान्यता देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि CBSE कराता है तो इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सेकेंड है परिवार और रिश्तेदार, थर्ड है परिवार और पड़ोस, फोर्थ है विद्यालय और आस पड़ोस। तो कौन सा होगा इसका जो है परिवार के जो है सॉरी सामाजिकरण के गौण वाहक कौन से हो सकते हैं। सामाजिकरण मैंने सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दिए हुए हैं और टॉपिक पूरा करा दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी दिया है आंसर गौण वाहक, यानी सेकेंडरी पूछा है, प्राइमरी नहीं पूछा है। प्राइमरी होता तो कौन सा जाता, परिवार और निकटतम परिवार के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन होगा इसमें, होगा सेकेंडरी विद्यालय और पास पड़ोस। यानी विद्यालय और पास पड़ोस जो हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा पहले क्या करता है, जन्म लेगा तो अपने माता पिता दादा दादी जो भी हैं घर के लोग, चाचा चाची, उनसे जो है इंटरेक्ट करेगा, यानी परिवार के लोग। उसके बाद से कौन, निकटतम परिवार के सदस्य, यानी कि जो है आपके जो है दादाजी के दादाजी के भाई हो गए, नाना जी के भाई हो गए इत्यादि लोग, मतलब आपके जो है निकटतम परिवार के सदस्य ही हो गए, लेकिन वो लोग थोड़ा सा जो है रिश्तेदार हुए। ठीक है ना, एकदम परिवार के सदस्य नहीं होते हैं जो। और उसके बाद से जो है पड़ोस आता है, यानी कि सेकेंडरी लेवल पे आता है। पहले घर के परिवार के लोग हो जाएंगे, वहां से सामाजिकरण होगा, तब तो वो पड़ोस में जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी हो गया। इसके बाद से वो आस पड़ोस में जाने के बाद से तब विद्यालय में जाता है। तो सेकेंडरी कौन हो, प्राइमरी कौन हो, परिवार। इसके अलावा अगर देखिए आस पड़ोस भी हो जाता है। अगर पूछता है कि कौन सामाजिकरण के प्राथमिक जो है वाहक हैं, तो परिवार हो जाएगा। और दो ऑप्शन हो तो परिवार और आस पड़ोस भी होता है आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये डिपेंड करता है कि आपको आंसर कौन सा लगाना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी, तो सेकेंडरी नंबर पर विद्यालय आता है। ऑब्वियसली बात है, विद्यालय में बच्चा लास्ट में जाता है, वहाँ पे सीखता है थोड़ा सा मानक भाषा सीखता है, वहाँ पे सोशलाइजेशन क्लास वगैरह के माध्यम से होता है। शिक्षक जो है विषम अलग अलग परिस्थिति में बाहर लेकर जाएंगे, जो उसका अधिगम होगा उसके माध्यम से उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस चलते रहता है। तो विद्यालय बाद में आता है और आस पड़ोस भी बाद में आते हैं। सबसे पहले कहाँ आता है, परिवार के लोग आते हैं। तो परिवार जो है सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट होता है, सेकेंडरी एजुकेशन आस पड़ोस, थर्ड जो है थर्ड या सेकेंडरी एजुकेशन में आता है विद्यालय या स्कूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर प्राइमरी पूछेगा तो परिवार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन प्राथमिक कारक है। मैंने जो टेस्टेज आपको दिया था मॉक टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन था, मैंने डाला हुआ था PY से PYP से लेके। अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो वाइगोत्स्की का आप सबने जो है पढ़ा होगा थ्योरी, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो वाइगोत्स्की का क्या है,
मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा समझाया था आपको कि वाइगोत्स्की का थ्योरी क्या कहलाता है, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव अप्रोच या थ्योरी कहलाता है, ठीक है। यानी वो समाज के द्वारा इंटरेक्शन पे जोड़ देते हैं। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मूल कारण क्या है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन जो है, ये जो है हम लोग को जो है प्राइमरी कॉज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का दिए गया उत्तर किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो मैंने मोरलिटी का एक शॉर्ट नोट्स भी करा दिया है, अभी रिसेंटली मैंने कराया था, मोरल डेवलपमेंट वाला कोहलबर्ग वाला करा दिया था। तो आप सबने देखा होगा कि कोहलबर्ग क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि 6 स्टेज होते हैं, हाँ 6 स्टेज होते हैं, सर 3 स्टेज होते हैं और 6 जो है उसके जो है एक में 2-2 लेवल होता है, ठीक है। 6 स्टेज 3 स्टेज और जो है 6 लेवल यानी कि 3 स्तर होते हैं। 3 पूछेगा कितने स्तर है तो 3 स्तर होते हैं और 6 लेवल होते हैं। एक स्तर पे जो है 2 लेवल होते हैं, यानी कि एक लेवल को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर सेकेंड वाले को 2 भाग में बांट दिया गया, ऐसे कर करके, और सबका नाम है अलग अलग। आपको ध्यान रखना है, पारंपरिक, सामाजिकरण अवस्था इत्यादि करके है, ठीक है ना। तो आपको मैंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी कराया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो मैंने दे दिया है, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मैंने दे दिया हुआ है, सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे दिए हैं, वेबसाइट पे भी जल्दी ही अपडेट कर दिया गया होगा, या तो अपडेट कर दिया गया होगा, नहीं अपडेट किया होगा तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, नहीं अपडेट किया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशेष उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये क्वेश्चन जब अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो उत्तर देगा बच्चा वो किस सोपान के अंतर्गत आएगा कोहलबर्ग के। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, सेकेंड है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, थर्ड है दंड एवं आज्ञाकारिता अनुकूलन, फोर्थ है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ठीक है। जिनको हिंदी में दिक्कत हो रहा हो वो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है बिल्कुल सही, ये होगा इसका आंसर। अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो है अनुकूलन, यानी कि जो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो होता है, ये जो है इसका सही होता है। कि आप क्या करते हैं इस ओरिएंटेशन में, क्या होगा कि बच्चे जो है अच्छा अपने आप को गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए या फिर शाबाशी पाने के लिए कोई भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कानून एवं व्यवस्था अनुकूलन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है बच्चा रहेगा वो क्या करेगा एकदम, या जो भी इंसान रहेगा, मेनली हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा वो कानून व्यवस्था को एकदम रिजिड मान लेगा कि नहीं ये कानून है तो कानून है, ठीक है। कहा नहीं वो नियम है तो हम है वाला हाल है, ठीक है, कि एकदम जो है वो पत्थर की लकीर मान लेगा कि ये नियम है तो उसको बदला नहीं जा सकता, एकदम वो रिजिड है, ठीक है। फिर दंड एवं आज्ञाकारिता अनुकूलन, इसमें जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा क्या करता है दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए जो है अनुकूलन करता है, कार्य करता है, ठीक है, बिहेवियर करेगा। और सामाजिक संकुचन अनुकूलन, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें क्या करेगा, इसमें जो है समाज के जो कुछ नियम हैं उसको जो है बदला जा सकता है, ठीक है, उसको हमारे लिए हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई कहा जाता है, नहीं कहा जाता है कि जो है किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ से झूठ नहीं होता है, वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले लेवल पे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले वाला क्वेश्चन था कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या आवश्यक है, ये जीन पियाजे के अनुसार है। ऑप्शन देख लेते हैं, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, थर्ड है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, फोर्थ है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए इसमें से अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये होगा थर्ड, यानी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा जोर नहीं देते हैं पियाजे ये नहीं कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा उतना जोर नहीं देते हैं वो,
लेकिन पर्यावरण के रोल को वो नकारते नहीं। वो कहते हैं कि पर्यावरण के द्वारा बच्चा सीखता है। क्या करता है बच्चा जो है, नन्हा वैज्ञानिक है, ये पियाजे कहते हैं, बच्चा अपने जो है ज्ञान का सृजन करता है खुद से। तो उन्होंने जो है पर्यावरण को नकारा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी है कि पियाजे क्या कौन सा जो है शामिल नहीं है पियाजे के थ्योरी में, तो पर्यावरण देता है आपको, वो जो है शामिल है, ये चीज़ रखना है उसको। जो है ऐसा नहीं कि उसको काट देंगे गलत, उसमें सामाजिकरण अन्योन्य क्रिया देगा, तो उसको काट देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा के निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है जीन पियाजे जो कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। सेकंड ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में। थर्ड है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। फोर्थ ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समावेशन और समायोजन के रूप में, यानी कि एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, स्कीमा मैंने जीन पियाजे की थ्योरी ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने भी नहीं कराया हो, जिन्होंने भी नहीं देखा उसका नोट्स आप जो है वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पियाजे वाइगोत्स्की वगैरह की थ्योरी ऑलरेडी PDF ऑलरेडी वहाँ पे दे दिए हैं, तो जाकर कम से कम PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है, समावेशन क्या है, एसिमिलेशन। देखिए किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, ठीक है, तो उसको देख करके क्या करते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ देखते हैं। मान लीजिए पेन देखा आपने, पेन देख करके आपने ये कर लिया कि हाँ ये पेन है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया, स्कीमा बना लिया। अब क्या करते हैं उसके बाद, मान लीजिए कोई चीज़ अगर फिर आपने दोबारा देखा ये पेन नहीं है, पेंसिल देखा, तो पेंसिल देखा, फिर उसके बाद से आपने देखा कि कोई बोलेगा नहीं पेंसिल है, आप तो समझेंगे, आपके दिमाग में तो पेन का कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेगा पेन है। फिर कोई कहेगा नहीं पेन नहीं है पेंसिल है। अब थोड़ा सा चेंजेज हुआ आपको जो है, तो उसके अनुसार क्या करिएगा, पहली बार में क्या किया, समावेशन कर लिया। सेकेंड बार में क्या करेंगे, आप जो है एकोमोडेट करेंगे, यानी समायोजन करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, उसको सीधे हटा नहीं देंगे कि पेन था, नहीं। फिर आप देखेंगे कि उस पेन का खासियत क्या होता है, आप पेंसिल का खासियत क्या होता है, अच्छा ये पेंसिल है तो इसकी क्या, क्यों पेंसिल है, ये जानिएगा। और उसके अनुसार अपने दिमाग में जो स्कीमा है उसको परिवर्तित कीजिएगा, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, उसमें परिवर्तन कीजिएगा, हटा करके दूसरा नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसको जब चेंज करते हैं तो उसको एकोमोडेशन करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि चेंज करने को क्या कहा जाता है, तो एकोमोडेशन करते हैं। ठीक है, अगर सीधे उसको हटा के नया कॉन्सेप्ट ला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सीधे एडाप्टेशन कहेंगे। ठीक है, अनुकूलन एडाप्टेशन कहेंगे। लेकिन जब आप अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट जोड़ते हो या फिर घटाते हो, तो उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार अपने जो है स्कीमा को परिवर्तित करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहेंगे, यानी समायोजन कहेंगे। तो बच्चा क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, समावेशन और समायोजन कहेंगे। ठीक है, यानी पहले क्या कर रहा है कि कोई नवीन जानकारी ले रहा है, फिर बाद में नया जानकारी लेकर के उसमें जो संशोधन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, समावेशन और समायोजन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसको समझ में ना आया हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए इसको। ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है समझ में ना आया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, थर्ड है खोज को प्रोत्साहन देता है, थर्ड है नियामक है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए जिसको भी समझ में ना आ रहा हो वो इंग्लिश में पढ़ लेगा। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेट अप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, यानी कि किसी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मैंने ऑलरेडी टॉपिक आपको करा दिया हुआ है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसमें मैंने कराया था कि देखिए बच्चा सेंटर में रहता है, टीचर NCF भी ये कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखिए। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का काम करता है। और चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या करता है, बच्चा जो है क्या है, टीचर का काम गार्डनर की तरह है, उसको खाद पानी वगैरह जैसे पौधे को दे करके गार्डनर एक
पौधे को खुद ग्रो होने देता है, उसको खींच के लंबा तो नहीं कर देता है ना, उसको मोटा तना तो नहीं कर देता है ना, उसको खाद पानी देता है। जितना बढ़ना होता है समय के अनुसार बच्चा जो है पौधा खुद ही बढ़ता है। वैसे ही एक शिक्षक जो है सही जानकारी, सही वातावरण उपलब्ध कराए, बच्चा खुद ही अपने हिसाब से ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करता है। तो क्या कह रहा है कि जो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो अधिगम का वातावरण आप लोग उपलब्ध कराते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, कौन सा वातावरण आप उपलब्ध कराते हैं? तो खोज को आप प्रोत्साहन देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सही होगा। खोज को आप प्रोत्साहन देते हैं, बच्चे को एक्टिव करना है, बच्चा खुद से जो है खोजे, खुद से जो है दिमाग लगाए और अपना अधिगम करे, ठीक है, ज्ञान का सृजन करे, कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन हमेशा आता है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं क्या कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। एनसीईआरटी वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 8 दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि 8 प्रकार की बुद्धि जो है, मैंने आपको जो है पीडीएफ जो है इसका जो है दे दिया वेबसाइट पे, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का। तो और जल्दी ही मैं एक पीडीएफ जो है वेबसाइट पे डालने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे टॉपिक के जो है लिंक वहाँ पे रहेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप उस टॉपिक के पीडीएफ पे चले जाओगे। टेलीग्राम पे भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के आप देख लेंगे उसमें। उसमें क्या होता है, मान लीजिए जो स्पेस वगैरह की बात करता है, ठीक है, स्पेशियल, ठीक है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर वगैरह हो गया। फिर जो है मैथमेटिकल गणना करते हैं तो वो कैलकुलेशन वाले हो गए। फिर जो है जो गायक वाले हो गए, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है। यानी इस प्रकार करके 8 प्रकार की उन्होंने इंटेलिजेंस की बात की है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। सेकेंड है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। थर्ड ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि भिन्न भिन्न बुद्धियाँ विकसित हो। ये तो गजब ही बात हो गई, मतलब 8 तरीके से आप पढ़ाइएगा, हद है। मतलब एक टीचर 8 तरीके से पढ़ा सकता है क्या? मतलब प्रत्येक बच्चे को 8 भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना चाहिए। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के परीक्षण से ही निर्धारित किया सकता है। तो आपको मैंने टैग वर्ड्स भी कराया था, उससे भी आप कर सकते हो ये। तो सी और डी तो जो है नहीं होंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ठीक है। और क्षमता भाग्य अवधि के भीतर नहीं बदलती, यानी कि जो आपका एबिलिटी हो, आपका जो है डेस्टिनी है, आपके अंदर जो क्षमता है वो आपका डेस्टिनी बन गया, आप उसको बदल नहीं सकते। ऐसा तो होगा नहीं, ये सीधे जो है आप, मैंने बोला था कि जहां आप सीमित करते हैं बच्चे को, वो ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ऐसे भी सही हो जाता है। शिक्षक को चाहिए कि एक विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यानी कि आप मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसको एक जो है रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, उसको एक जो है एक वे की तरह लें, एक ऑर्डर की तरह यूज करके एक जो है क्या करें, किसी भी विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि से पढ़ाने का जो है तरीका ये करें, डेवलप करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर अलग अलग इंटेलिजेंस का बच्चा है, ठीक है, उसको आप एक ही छड़ी से तो नहीं हाँकोगे ना, तो उसको आप अलग अलग विधि का एक जो है यूज कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। मान लीजिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है, कैलकुलेशन वाला है, अलग तरह के बच्चे होंगे उसमें, ठीक है। तो उनको जो है उनके हिसाब से आप जो है एक वैकल्पिक विधि को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो है आप कह दीजिए कि जो है तुम्हारा भाग्य ही है कि तुम नहीं सीख सकते हो पढ़ना, तो ऐसा तो नहीं है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है जीन पियाजे का थ्योरी। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की तरह माँ के अनुकरण रूप में करेगा। थर्ड है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी जो है व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। जो भी लोगों ने रेगुलर क्लास नहीं देखा होगा वो तो जो है उनको जो है दिक्कत हो रही होगी इससे, ठीक है। लास्ट में बताना है कि 10 में से कितने सही हुए हैं आप सबके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीन पियाजे जो हैं
इसको क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा आपस में खुद से बात कर रहा है, वो अलग अलग ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। बच्चा जो पजल सॉल्व करते हुए खुद से बात कर रहा है, टॉय से खेलते समय रेलगाड़ी ऐसे ऐसे पटरी लगाऊंगा, ऐसे खेलूंगा, या फिर ऐसे बात कर रहा है कि मैं खुद से आज मार्केट जाऊंगा ना तो जो है ये खरीदूंगा। तो खुद से जो भी बात कर रहा है ऐसा टाइप के क्वेश्चन बदल बदल के देते रहता है। वो क्या है, चीन पियाजे क्या कहते हैं, इसको जो है अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, यानी कि जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। वही ये क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की इसको जो है प्राइवेट स्पीच कहते हैं, यानी निजी वाक्य कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। जिससे क्या कहता है, पियाजे कहते हैं कि जो है इसका जो है अहम केंद्रित भाषा का इसका कोई उपयोग नहीं है। वही वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, अहम केंद्रित भाषा नहीं है, ये प्राइवेट स्पीच है। खुद से खुद को बच्चा बात करके गाइड कर रहा है, खुद से अपने आप को गाइडेंस दे रहा है, इसका बहुत उपयोग है। बच्चा खुद को गाइडेंस देता है इस उम्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसी को बदल बदल के अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से दे देगा, आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जेंडर इज ए एन, यानी लिंग जो है क्या है। तो क्वेश्चन लिंग वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, थर्ड जैविक सत्ता है, और फोर्थ है शारीरिक संरचना है। तो क्या है जेंडर, जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो आपको ले वाइगोत्स्की का थ्योरी जो है उसका पीडीएफ भी मैंने बोल दिया है, मिल गया होगा आपको, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, सेकेंड है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, थर्ड है सहयोगी प्रोजेक्ट, फोर्थ है मानकीकृत परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होगा। क्यों, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि समाज के द्वारा बच्चा सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। तो इसमें क्या होगा, बाकी जो है उसमें सोशलाइजेशन प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, उनको जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सहयोगी प्रोजेक्ट से क्या होगा, बच्चा आपस में एक दूसरे का जो ग्रुप में काम कर रहा है उससे जो एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा और उसमें सीखेगा, ठीक है। एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे की चीज़ों को सीखेगा, समझेगा। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई शिक्षक विश्वास करता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट पे वो ज़्यादा वर्क करेगा, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाएगा, उसको प्रोत्साहन देगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ होंगे, आपको लग सकते हैं कि थोड़ा सा टफ होंगे। लेकिन जिन्होंने भी मेरे साथ रह करके पूरे वीडियो को देखा है, जितना भी मैंने अभी तक दिया है, पूरी तैयारी कराई है, वो देखा है, प्रीवियस ईयर वगैरह जो भी कराया है सब मैंने मेरा देखा हुआ है, टॉपिक हुआ जो भी जो है शॉर्ट नोट्स इधर कराया है सब देखा होगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी वो देख रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल मैंने जो कराया है वो थोड़ा सा अप ही रखा था, ताकि जो है आपको जो है दिक्कत ना हो रही हो। कमेंट करके बताइए कितना आप लोग का सही हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।